नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। और आज का कार्यक्रम जो हम इसका नाम दिया है, इसका नाम है भारत देश है हमारा, और इसकी रक्षा और इसका विकास करने का फ़र्ज भी है हमारा। तो दर्शकों, जिस प्रकार से कर्नाटक में बीजेपी और मोदी जी की जिस प्रकार से हार हुई है, क्या कारण रहे इस हार के, तो दर्शकों आज हमारे साथ उपस्थित हैं राजनीतिक विशेषज्ञ जितेंद्र प्रताप सिंह जी, जो कि जिस प्रकार से कर्नाटक में नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी की हार हुई है, इसके क्या कारण रहे, तो आइए जानते हैं। सर, जिस प्रकार से कर्नाटक में बीजेपी की हार हुई है, नरेंद्र मोदी जी की हार हुई है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? आप थोड़ी सी हमारे चैनल को, हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। नमस्कार आप सभी चैनल के श्रोताओं को, और जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, और ख़ास तौर पे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अमित बॉर्सन जी का कि वो बड़े ज्वलंत मुद्दे लेकर आते हैं और हमेशा प्रखर आवाज़ उठाते हैं। जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उनका चिंतन मनन कराते हैं, और उसका जब तक कोई एनालिसिस पूरा नहीं हो जाता, जब तक वो अपने कार्य को बखूबी अंजाम देते हैं। तो मेरा मानना है कि जैसा कि जो राजनीतिक घटना चक्र चल रहा था देश में, राहुल गांधी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उनके कैबिनेट या जो भी कार्यकर्ता हैं, उन सब लोगों ने उनका एक निकनेम दे रखा है। तो बड़े अफसोस की बात है कि देश में हम पढ़े लिखे लोगों के जो योग्यता रखते हैं, उनके बारे में हम इस तरह की संकीर्ण विचारधारा रखते हैं या मानसिकता रखते हैं। ये स्वच्छ राजनीति का एक अच्छा पहलू नहीं है, और ना ही अच्छी राजनीति का संकेत भविष्य में हम दे रहे हैं। दूसरा, कर्नाटक चुनाव का सबसे बड़ा जीता जागरण उदाहरण इस बात से और ज़्यादा परिपक्व होता है, मजबूत होता है, कि जिस प्रकार से राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों के ऊपर एक्शन लिया जाता है, कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई कराई जाती है, उनकी लोकसभा सदस्यता ख़त्म कराई जाती है, इवन उनके आवास को छुड़ाने का कार्य किया जाता है। तो कहीं ना कहीं कानून अपना काम करता है, कानून के दायरे में रह के जो कार्य होता है उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन कानून को कुछ गलत हाथों के द्वारा अगर उसको अप्लाई कराया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ कॉन्स्पिरेसी की बदबू आती है। तो ये कुछ ऐसा जनता को प्रतीत हुआ, और जनता भी अब अपना मन बना चुकी है कि जैसे जैसे जहाँ चुनाव होता है वहाँ जनता अब भगवाकरण को पसंद नहीं कर रही है। मैं सीधे तौर पे कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, और उन नीतियों पे वो खरे नहीं उतरे हैं। कहना कुछ और चाहते हैं, करना कुछ और चाहते हैं, और सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इस समय देश के साथ दिखावा ज़्यादा करते हैं। अमली जामा नहीं पहना रहे कार्य को। उनकी सरकार दूसरी चल रही है इस समय। 2022 के इलेक्शन के बाद में 23 आ गया आधा, लेकिन अभी तक ऐसा कहीं कुछ इंफ्राटेक का, एजुकेशन के ऊपर, मेडिकल के ऊपर कहीं कुछ ऐसा कोई काम उनका इंफ्राटेक तैयार नहीं हुआ। बात करते हैं कांग्रेस के 60 साल के शासनकाल की, तो एक तो बात समझ में नहीं आती कांग्रेस का शासन 60 साल का लगातार कब रहा। लेकिन ज़्यादातर उनके जो भी प्रवक्तागण हैं या मंत्रीगण हैं, वो स्वयं ताली बजा बजा के वो 60 साल का उलाहना देते हैं। लेकिन अगर मैं कांग्रेस की तरफदारी नहीं करूँगा, लेकिन जो सच्चाई है देश की, वो ये कहूँगा कि जो कार्य शुरुआत में देश की आज़ादी के बाद हुए, तो वो कांग्रेस के समय में हुए। कांग्रेस को मौका मिला, कांग्रेस ने शासन सत्ता चलाई इतने लंबे वर्ष तक, लगातार 39 साल तक शासन किया नेहरू और इंदिरा गांधी जी ने। तो स्वाभाविक है उन्हें विकास करने का मौका मिला। लेकिन आपको जब जब मौका मिला तब तब आप पाकिस्तान भारत अलापते रहे। धर्म के नाम पर राजनीति की रोटियां सेकना, ये एक अलग बात होती है जो देश के हित में कदापि नहीं हो सकती। दूसरा, कर्नाटक चुनाव कहीं ना कहीं राहुल गांधी की पदयात्रा और उसके संघर्ष से जुड़ा हुआ है। उस व्यक्ति ने मेहनत की है और डिज़र्व करता है वो व्यक्ति विजय के लिए, कि जिस प्रकार से वो पैदल यात्रा की है, लोगों के बीच में उसने एकता का संदेश दिया है,
पार्टी को एकजुट किया है तो उसकी सफलता मिली है। और दूसरा, उसकी कर्नाटक की सफलता का श्रेय देता हूँ मैं जो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मिस्टर खरगे, वो भी क्योंकि कर्नाटक से ही हैं और उन्होंने भी अच्छा कार्य किया है। तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन आ रहा है कार्यशैली को लेकर, और लोग आरोप लगाते हैं कि जो वंशवाद को बढ़ावा देते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर बीजेपी की पूरी फेयर लिस्ट निकाली जाए तो रिश्तेदार हैं, परिवार, कुनवा, ये सब मिला के मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा और कहीं हो नहीं सकता। लेकिन जो चुनावी मुद्दे की बात आती है तो ये जो बिंदु में चर्चा कर रहा था ये तो है ही है, लेकिन मुद्दों की राजनीति मुख्य रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में समस्या क्या है, असल मुद्दा है क्या। उस मुद्दे पर जब तक हम नहीं बात करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती है। मन की बात हम कर रहे हैं तो हम अपने मन की बात जनता को सुना रहे हैं, नहीं क्या हमने कभी किसान के मन की बात को सोचा, उसके मन की पीड़ा को समझा? हमने छात्रों के मन की पीड़ा के बारे में कभी विचार किया, या हमने सैनिकों की पीड़ा के बारे में विचार किया, या हमने मेडिकल क्षेत्र की पीड़ा के बारे में विचार किया? हम इन सारे क्षेत्रों को, सेक्टर्स को छोड़कर हम अपने मन की बात चैनलों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से जनता पर थोपने का कार्य कर रहे हैं। सरकार आपकी है, चैनल आपके हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इन बिंदुओं पर कब चर्चा करेंगे? किसान आत्महत्या करता है, 50,000 का लोन अगर ले लिया उसने भूमि विकास बैंक से या नाबार्ड से, जहाँ भी जो सुविधाएं हैं जिस प्रकार की उनको मिलती हैं, तो वहाँ ट्रेजरी अमीन होता है, तहसीलदार होता है, एसडीएम होता है, लेखपाल होता है, वो जाके दौड़ाता है उनको, वो आत्महत्या कर लेता है। कोई छत से कूदता है, कोई किसी नाले में गिर जाता है, कोई कहीं किसी नहर में गिर जाता है, फांसी भी लगा लेता है, ट्यूबवेल पे जाके लटक जाता है, तो अपनी वो अंतिम लीला समाप्त कर लेता है। लेकिन जो लोग देश के धन को लेकर फरार हो जाते हैं और उनको हम प्रोटेक्ट कराते हैं, भागने में मदद कराते हैं, इन पे कभी सरकार ने विचार नहीं किया। तो जो लगातार बोले जाने वाला झूठ जनता धीरे धीरे समझती है, और मैं समझता हूँ कि कर्नाटक की जनता ने समझकर पहले जवाब दे दिया है। मैं एक शब्द बोलना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा कि वो शब्द बोला जाता है एक ख़ास उत्सव पर, एक ख़ास अवसर पर, जिसे हम भैरूपिया बोलते हैं। तो भैरूपिया का काम होता है कि लोगों का एंटरटेनमेंट करना और अपने जीवन को काटने के लिए, क्योंकि उसके पास और कोई काम नहीं होता, कि वो शादी विवाह समारोह में जाता है, ढेर सारे लोगों की मिमिक्री करता है और उससे जो बख्शीश मिलती है उससे अपना वो जीवन यापन करता है। लेकिन सरकार तो सरकार है, अगर वो भैरूपिया के पद पर आती है या वो भैरूपियाओं की तरह से अगर बात करती है तो मैं समझता हूँ ये अच्छा संकेत नहीं है। वर्तमान समय की राजनीति में एक वैचारिक क्रांति होनी चाहिए, वो कहीं दिख नहीं रही है। अभिव्यक्ति की आज़ादी को छुड़ाया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र के हित में नहीं है। लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियाँ अपने अपने तरीके से अपना पक्ष रखती हैं, उनके अपने चुनावी मैनिफेस्टो होते हैं काम करने के, तो वो उनका एक तरीका अपना है। लेकिन हम अन्य राजनीतिक पार्टियों को, ठीक है, गुण दोष के आधार पर आप आरोपित कर सकते हैं, लेकिन ये कदापि उचित नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी हम स्टेट की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है माननीय योगी जी की, लेकिन योगी जी क्या मूलभूत सुविधाओं को जुटा पा रहे हैं? नए नए परिवर्तनों की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा। जैसे कि सरकार द्वारा ज़्यादातर सड़कें बनाना और बिल्डिंगें खड़ी करना, ये विकास का माध्यम नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम सड़कें बना रहे हैं तो सड़कें जिस प्रकार से गलत नियमों से गाड़ियां चलती हैं, फुटपाथ गिर रखे हैं, क्या ये भी कारण हो सकते हैं? देखिए, सरकार की योजनाएं बहुत सारी होती हैं और सरकार का एक असीमित दायरा होता है, चाहे वो देश का हो या प्रदेश का हो। असल में विकास कहलाता है कि हम नई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हम बेरोज़गारी दर को कितना कम कर सकते हैं। केंद्र से मिलने वाली जो मदद है उसके अलावा हम प्रदेश में हम कितना लोगों को सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं। केंद्र के इशारे पर या केंद्र के तर्ज पर हम काम करते हैं, महंगाई दर को नियंत्रित करते हैं, या हम इंफ्राटेक के तहत में कितने स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं हम
कितने मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, कितने टेक्निकल कॉलेज खोल रहे हैं, या हम कितने लघु उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, या उनके अंतर्गत आने वाली सब्सिडी कितनी दे रहे हैं। तो ये प्रलोभन होता है सरकार का बेरोज़गारों को कम करने का, कामगारों को बढ़ाने का। जैसे आगरा में पेठा नगरी है, आगरा में जूता का सबसे बड़ा कारोबार है और वर्ल्ड फेम ऐसा नहीं है, लेकिन हमने इसके लिए क्या इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, इनके ऊपर हमें काम करना चाहिए। जैसे भी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो किसानों के लिए हमने कितना नहरों को टेल तक पानी पहुंचाने का कार्य किया है, हमने उनके लिए कितने अत्याधुनिक बीज उपलब्ध कराने का काम किया है, हमने कितने सरकारी कोल्ड स्टोर भंडारण के लिए हमने काम किया है। और दूसरा, रोड बनाना एक ये तो कार्य हो गया कि हम राष्ट्रीय नीति के तहत या प्रदेश की एक कहना चाहिए पॉलिसी के तहत रोडों का डेवलपमेंट हो रहा है, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। मात्र एक्सप्रेस वे बनने से डेवलपमेंट दिखाई नहीं देता। ये तो दो शहरों को जोड़ने वाली व्यवस्था हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, लेकिन जहाँ इंटीरियर इलाकों में जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आज भी हम देखते हैं कि अपने आगरा के आसपास के जनपदों में भी डिजिटल इंडिया आपको सुबह दिखाई देगा और रात को शाम को 7 बजे के बाद दिखाई दे जाएगा। सोच के लिए भी संसाधन अभी महिलाओं के लिए पूरे मुहैया नहीं है। तो कहने का मतलब है जो लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का है वो जब सुधरता है जब उनके पास आर्थिक संसाधन होते हैं। इकोनॉमिक उनकी ग्रोथ होती है वो जब भी होगी जब उनके पास हाथ में रोज़गार होगा, और जब तक रोज़गार नहीं है, कमाई के संसाधन नहीं है। अब रेडी वाला व्यक्ति है, अगर उससे कहें कि अपने घर में शौचालय बना लो, तो सरकार जिस लेवल का शौचालय बना रही है, मैं समझता हूँ वो शौचालय तो एक मात्र दिखावा है। वो जो पास करते हैं, नक्शा पास करते हैं, या जिन्होंने भी जो अमल में लाई गई योजना है, मैं समझता हूँ वो योजना नहीं बल्कि एक तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग करना है। ऐसे ही बहुत सारी चर्चाएं होती हैं कि हमने ये राशन कार्ड की व्यवस्था बना दी, हमने रसोई गैस की व्यवस्था बना दी, हमने रसोई गैस की व्यवस्था बना दी, गैस चूल्हा फ्री बांट दिया, लेकिन महंगाई इतनी है कि रसोई गैस जो इतनी आसमान छू रही है कॉस्ट, तो व्यक्ति सोचता है कि जितना हम ईंधन या कूड़ा करकट जला के अपनी रोटियां सुबह शाम की बनाते थे या लकड़ियां खरीद के लाते थे, उससे कहीं ज़्यादा महंगा सिलेंडर हो गया। 1100 रुपये से ऊपर का सिलेंडर हुआ, कमर्शियल सिलेंडर ऊपर जा रहा है, डीजल पेट्रोल की कॉस्ट जा रही है। अगर डीजल पेट्रोल की कॉस्ट और LPG या गैस सिलेंडर की कॉस्ट अगर प्रदेश सरकार अपना टैक्स कम करके अगर इस ओर ध्यान देती है तो निश्चित रूप से लोगों के पास बचत के साधन होंगे और वो इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाएंगे और निश्चित रूप से उनके आर्थिक संसाधनों में सुधार होगा, तब कहीं जाके लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का सुधरेगा। अब उनके बीच में चुनाव के अंतर्गत स्वच्छता के साथ बड़ी ईमानदारी के साथ हम दावे करते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियाँ जैसे अंधेरा होता है तो उन्हें कोई दाल चावल बांट रहा है, कोई पैकेट नमक के बांट रहा है, इस प्रकार की शिकायतें आती हैं। और हमने अपनी आंखों से भी देखा है कि नुक्कड़ों पर, ग्रामीण इलाकों में, शहरी क्षेत्रों में ये सारी चीज़ें बांटी जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की इन मुद्दों पर विफलता ही कहूँगा मैं कि वो इस ओर ठीक से नहीं सोच पा रहे हैं। ख़ासतौर पे जैसे कि मैं तो एक शिक्षक होने के नाते इसी बात पे ज़्यादा जोर दूंगा कि हम टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए हमारे पास क्या योजना है। जो बेसिक इंफ्राटेक है, जब तक इस पर हम काम नहीं करेंगे, जैसे बेसिक शिक्षा है, इसमें टीचर्स रहने वाला वो विशेष किसी ब्लॉक का, ग्रामीण क्षेत्र का है और उसको काम करने के लिए जाना पड़ रहा है काफ़ी दूर, तो वो व्यवस्था जैसे जैसे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, किसी दिन लेट होता है, किसी दिन समस्याएं लेट कराने पे विवश करती हैं, लेकिन फिर भी वो क्योंकि शिक्षक है अपनी ड्यूटी के लिए कटिबद्ध है तो वो जाता है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि संबंधित शिक्षक को अन्य काम से विरत किया जाए। जैसे चुनाव से संबंधित आवश्यक ड्यूटियाँ करा ली जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन BLO के काम है, जनगणना, मतगणना, हाउस होल्ड या अन्य बहुत सारे काम होते हैं। ये सारे काम, क्योंकि वर्ष 6 महीने बाद कोई न कोई चुनाव आ जाता है, कोई न कोई योजना के तहत कार्य होता रहता है, तो बेरोजगारी को कम करने का इससे ज़्यादा सशक्त माध्यम नहीं हो सकता। वो अंशकालिक रूप से या मानदेय के आधार पर बेरोजगारों को मौका दे सकती है कि वो BLO का कार्य करें, हाउस होल्ड का काम करें, जनगणना, मतगणना का काम करें। तो इस प्रकार से सरकार चाहे तो इस पर विचार कर सकती है। तो शिक्षक केवल अपने शिक्षा के लिए फ्री रह जाएगा, फिर उनसे आप इनपुट जब देंगे तो आउटपुट आप उनसे ले सकते हैं।
तो यही सेकेंडरी एजुकेशन की है। प्रदेश में ज़्यादातर माध्यमिक स्कूल एडेड हैं, उनको अगर सरकार चाहे तो ये मूलभूत समस्याएं उनसे निजात मिल सकती है। उनका सभी का राज्यीकरण कर दिया जाए, क्यों ना उनको जीआईसी बना दिया जाए। जीआईसी जीआईसी के अलावा और अन्य मान्यता नहीं दी जाए। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने का तात्पर्य है कि आप सरकारी स्कूलों के साथ छलावा कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चों को ओबलाइज करते हैं, वहाँ पास होने की गारंटी होती है, तो सरकारी स्कूलों में बच्चे आते नहीं हैं। तो ये भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो इस प्रकार से मैं संक्षेप में यही कहना चाहूँगा कि धर्म अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह है। दोनों को जब जोड़ के आप काम करेंगे तो जनता निश्चित रूप से आज नहीं तो कल समझेगी। शुरुआत कर दी है कि हमें क्या करना है और हमारे लिए किस राजनीतिक पार्टी के रूप में हमारा भविष्य सुरक्षित है। जब रोज़गार नहीं होगा तो हमारा जीवन यापन कैसे होगा, संसाधन नहीं होंगे तो हम लोग कैसे जीवन यापन करेंगे। दूसरा, कई सारे तरह के एग्जाम्पल बीच में मैं देखता आया हूँ, सुनता आया हूँ कि हरा कलर हम हटा देंगे, हम भगवा कलर ले आएंगे। तो इस प्रकार की जो दकिया सुनी विचारधारा से लोग बाहर निकल के आए। जिस प्रकार से हमारे देश में एक बाबा उत्पन्न हुए हैं कुछ ही समय से, जिन्हें धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं, जिन्होंने कुछ समय पहले एक बयान दिया था कि जहाँ पर हरे झंडे लगे हुए हैं वहाँ पे हरे झंडों को हटा के भगवा लगा दीजिए। और उस बयान के बाद में हमारे भारत देश के अंदर कई राज्यों में दंगे भी होने लगे हैं। तो क्या जो धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा जो बयान दिया गया, क्या इन दंगों का कारण भी हो सकता है? हाँ, निसंदेह जो दंगे हैं या कहीं जहाँ भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, इस प्रकार की बयानबाजी पर सरकार को कानून लागू करना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार के स्टेटमेंट देता है, सरकार को लगता है कि जो हमारे हित में नहीं है या उसने गलत टिप्पणी की है, तो अगर वर्ग विशेष करता है तो उसको अरेस्ट किया जाता है, उसके खिलाफ कानून तुरंत कार्य करता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री या कोई अन्य बाबा हो जो देश की अस्मिता के साथ खेलता है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ता है, तो निसंदेह उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। दूसरा, मुझे तो ताज्जुब होता है कि हमारे देश में जितने भी पढ़े लिखे लोग साक्षर हैं या जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अभी भी हमारे प्रदेश की जो साक्षरता का प्रतिशत है काफ़ी दयनीय है। और सबसे बड़ा, मैं तो बीच में एक बात और जोड़ूंगा कि प्रदेश की हमारी जो लिंग अनुपात है वो भी काफ़ी दयनीय स्थिति में जा रहा है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो बाबाओं के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी कहाँ से आती है, इस पर कभी सरकार ने गौर नहीं किया। ये गौर करने की बात है। जब तक इनकी आमदनी के स्रोत हैं, इन पर जब तक सरकार अंकुश नहीं लगाएगी तो ये कुछ भी बोलते रहेंगे और सरकार का समर्थन इनको मिलता रहता है। या सर, जैसे धार्मिक भावनाओं के आधार पर, मतलब जैसे कोई भी बाबा या महात्मा या कोई धार्मिक धर्म के नाम पर ज़मीन लेता है, तो कुछ ना कुछ एक सीमा होनी चाहिए। ये नहीं कि वो धर्म के नाम पे गांव के गांव खरीदता चला जाता है या कब्जा करता चला जाता है। ये भी एक देखिए, मैंने अभी कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। जब सब लोगों की जो इनकम का स्रोत है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, बिजनेसमैन हो, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब उनका लिंक अप करा दिया गया, तो इसी प्रकार से इन साधुओं का, बाबाओं का जो भी इनकम का स्रोत है, ये भी टैक्स के दायरे में आना चाहिए। और यह इनकम के स्रोत जो भी हैं, ये बात ओपन होनी चाहिए। इनकम टैक्स विभाग को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो ज़मीन खरीदने का जो क्राइटेरिया एक आम आदमी के लिए वही बाबा के लिए है। तो कानून सबके लिए बराबर है, उनकी क्वेरीज होनी चाहिए। उसी क्वेरीज के आधार पर उनके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ऐसा प्रतीत अगर नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं मिली भगत की ओर इशारा हो रहा है। तो जहाँ भी है, देखिए, अपराधी को जब भी मौका मिलता है जब कहीं ना कहीं उसके ऊपर संरक्षण होता है। तो अब संरक्षण अगर बाबाओं के ऊपर है तो स्वाभाविक है बाबा फले फूल रहे हैं। लेकिन देखिए, भारतीय संस्कृति में साधु संतों का उद्देश्य केवल प्रवचन करना और देश को अपने उपदेशों के द्वारा जागरूक करना है, न कि धन संपत्ति को एकत्रित करना। अगर साधु संत भगवान का नाम लेकर अगर राजनीति में उतर आए या इस प्रकार से ढोंग रच रहे हैं, तो स्वाभाविक है उन्हें भी पता है कि भारतीय संविधान की कितनी वैल्यू है और राजनीति में कितना लाभ है, इसलिए वो राजनीति की ओर रुख करते हैं।
और कहीं ना कहीं इस प्रकार की गलत टिप्पणी करके वो चर्चा में भी आना चाहते हैं। टीआरपी बढ़ाने का भी एक मार्ग है उनका, एक रास्ता है। लेकिन सस्ती राजनीति और सस्ती टीआरपी के लिए अगर सांप्रदायिक सौहार्द को अगर कोई व्यक्ति बिगाड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ सरकार इसमें सक्षम है, वो निस्संदेह ऐसे लोगों के लिए मॉनिटरिंग करे। और आप जैसे सभी महानुभावों के सोशल मीडिया के माध्यम से अगर ये बात पहुँचती है तो सरकार निश्चित रूप से उनके ऊपर एक्शन लेगी, और अगर नहीं लेती है तो विचार करे। सर, जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी आज जिस स्तर पर आ चुकी है, और एक और पार्टी है जो गरीबों की मदद भी करती है, आज़ाद समाज पार्टी, वो उभरती जा रही है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का उभरना और बहुजन समाज पार्टी का गिरना, ये दोनों जो बातें हैं विसंगति वाली है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा राजनीतिक प्लेटफॉर्म है जो बाबा साहब के विज़न के आधार पर, जो बाबा साहब की कार्यशैली थी, बाबा साहब की जो सोच थी, उन्होंने जिस प्रकार से भारतीय संविधान की रचना की, तो बहुजन समाज पार्टी संविधान के आधार पर चलने वाली पार्टी है। रही बात जिस समय से वामसेव की स्थापना हुई, DS4 की हुई, फिर 14 अप्रैल 1984 को BSP की स्थापना हुई, और कम समय में इस संगठन ने, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ वो एक मिशन मूवमेंट है महापुरुषों का। तो इस मिशन मूवमेंट में अचानक तेज़ी से जब सफलता मिली तो स्वाभाविक है उस सफलता के द्वारा हमारे लोग कुछ हजम नहीं कर पाए, और वो सोच रहे थे कि ये स्थिति हमारी यहीं यथावत बनी रहेगी। लेकिन हर किसी सफलता के पीछे जो कंटिन्यूस काम करना होता है वो कहीं ना कहीं हमारे कोऑर्डिनेटर्सों का डिफ़ॉल्ट है। क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमेशा कोऑर्डिनेटर्स के माध्यम से ही प्रदेश और देश के कोने कोने में मैसेज पहुंचाता है और अपना खाका खींच के तैयार करता है कि इस आधार पर आपको काम करना है। लेकिन जो ग्राफ गिर रहा है चुनाव में, दिन प्रतिदिन हर चुनाव में गिर रहा है, उसका कारण हमारे सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेटर हैं। कोऑर्डिनेटरों को माननीय बहन जी के द्वारा संदेश कुछ और मिलता है, और वो यहाँ किसी सीट को हॉट बना देते हैं, किसी को लोअर बना देते हैं, और यहाँ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में बंटवारे का, बांटने का काम कर रहे हैं वो लोग। तो उनकी कार्यशैली में अंतर आया है। वोटर, सपोर्टर और हमारे कार्यकर्ता वही आज दृढ़ संकल्पित हैं BSP के लिए, और वो काम कर रहा है। रही बात आज़ाद समाज पार्टी की, तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा राजनीतिक संगठन है अभी, जिसे हम पार्टी नहीं कह सकते। इनके पास अभी वोट तंत्र नहीं है, भीड़ तंत्र तो कह सकते हैं, भीड़ तंत्र है। दूसरा, जहाँ कहीं भी आंदोलन की बात आती है, मान्यवर काशीराम साहब ने बरेली का एक जो आंदोलन था जो साहब ने किया, उसके बाद बहुत सारी गिरफ्तारियाँ हुई थी। उसके बाद मान्यवर साहब ने कहा था कि आज के बाद हमारी बहुजन समाज पार्टी कोई इस प्रकार से आंदोलन नहीं करेगी। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के भाई चंद्रशेखर रावत जहाँ कहीं भी आंदोलन करते हैं तो खुद तो एम्बुलेंस में जाके AC में जाके लेट जाते हैं, और जो युवा वर्ग जो दिशाहीन है और उनकी दशा खराब होती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। उनको छुड़ाने के लिए या उनको न्यायालय से मुक्ति दिलाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता। या यूँ कहें कि कहीं ना कहीं कुछ पार्टियां, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो टाइम टू टाइम उनको फंडिंग करती हैं, टाइम टू टाइम उनको प्रमोट करती हैं। इसीलिए जिन जगहों पर अन्य राजनीतिक पार्टियों का प्रतिनिधिमंडल नहीं जा सकता, वो व्यक्ति वहाँ चारपाई पर सो रहा होता है। लेकिन न्याय की बात आती है, मदद की बात आती है, तो वो सब लोग करते हैं। तो वो अभी इस लेवल पर नहीं पहुँच सकते हैं, न पहुँचे हैं जिस लेवल पर बहुजन समाज पार्टी है। क्योंकि लोकतंत्र में सभी लोग स्वतंत्र होते हैं, अपना चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अभी मुकाबले की या तुलना की बात करना बेईमानी है। हाँ, राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, लोकतंत्र है, सभी लोग अपने अपने तरीके से बात करते हैं। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहूँगा कि जो नीला पट्टा या नीला झंडा लेके लोग चलते हैं, उस नीले झंडे पर या नीले पट्टे पर सिर्फ और सिर्फ BSP का अधिकार है। ये बात मैं संगठन में भी कहूँगा, लोगों से भी कहूँगा, क्योंकि किसी भी नीले पट्टे पर कोई भी मान्यवर काशीराम साहब को या बाबा साहब को लेके चला आता है तो वो बहुजन समाज का हितैषी नहीं हो सकता। वो बहुजन समाज को बांटने का काम कर रहा है। आज़ाद समाज पार्टी ने जब से चुनाव लड़ना स्टार्ट किया, बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक थोड़ा सा खिसकने लगा, परसेंट गिरने लगा, और खुद भी सफल हो नहीं रहे। इसलिए BSP का नीला झंडा वही है जिस पे हाथी निशान है। बाकी तो नीले पट्टे को लेके चलने वाले लोग दिखावा कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। इससे निसंदेह BSP कमज़ोर तो
हो रही है, लेकिन आज हो रही है, कल नहीं होगी, मेरा ऐसा दावा है। लेकिन जो लोग इस काम को कर रहे हैं वो कहीं के नहीं रहेंगे, वो आगे इतने मजबूती प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि बीएसपी के फॉलोअर्स हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, मान्यवर साहब के सिपाही हैं, वो बड़े मजबूत लोग हैं, वो डिगने वाले नहीं हैं। कुछ समय के लिए दिग्भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन लौट के आएंगे। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।